हंसते हंसते कट जाएंगे आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहला कि बॉस व्हाट इज टैक्स, सेकंड डीटी वीजावी आईडीटी, दोनों में फर्क क्या है यार, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ले करेगा आपके इनडायरेक्ट टैक्स की अंडरस्टैंडिंग में। तीसरा वाई जीएसटी, जीएसटी आया क्यों भाई, जब प्रीवियस टैक्सेस ऑलरेडी सही से अगर चल रहे थे तो फिर जीएसटी क्यों आया? क्या उन प्रीवियस टैक्सेस में कुछ ना कुछ गलतियां रह गई थी, कोई ना कोई ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो रेक्टिफाई हुए जीएसटी में? लेट्स सी इट इन दिस वीडियो, राइट? बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपको ये कभी पता ही नहीं चला कि जीएसटी क्यों आया है, तो आगे जब मैं इसके रेफरेंसेस यूज करूंगा आपको वो भी समझ में नहीं आएंगे, राइट? सो लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक right straight by asking what is tax. Yes my dear friends, what is tax according to you? ठीक है, तो जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो काफ़ी सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर टैक्स एक कंसिडरेशन है जो गवर्नमेंट को मिलता है बिकॉज वो हमको सर्विसेज देता है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मर्स खेती बाड़ी करते रहे तो उनको सब्सिडीज देने का। तो ये सब खर्चा पानी करने के लिए उनको क्या है, पैसा कहीं ना कहीं से तो चाहिए, कोई इन्फ्लो तो चाहिए, तो वो इन्फ्लो है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट इसका टेक्निकल डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी बात है, राइट है, वो है टैक्स इज अ फी चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन income, goods, services and activity। ठीक है, टैक्स इज अ फी चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, गुड्स, सर्विसेज एंड एक्टिविटी। ओके, सबसे पहले बताओ इनकम पे कौन सा टैक्स लगता है, राइट? तो इनकम पे लगता है इनकम टैक्स। गुड्स पे क्या लगता था? तो गुड्स पे लगता था वैट या फिर सीएसटी। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स जो लगता था सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट पे, यानी मुंबई से अगर आपने पुणे माल बेच दिया तो ये लग जाएगा। सीएसटी सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, यानी मुंबई से अहमदाबाद बेच दिया तो सीएसटी। सीएसटी अरे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नहीं लगा उठी, राइट? सेंट्रल सेल्स टैक्स। ओके, उसके बाद सर्विसेज पे क्या लगता था? तो बोला सर्विस टैक्स। ठीक है, और एक्टिविटी में माय डियर फ्रेंड्स दो टाइप की एक्टिविटीज होती है। ठीक है, एक है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जिस पे लगता था क्या, एक्साइज ड्यूटी। क्या बेटा? एक्साइज ड्यूटी। अरे एक्सरसाइज नहीं रहेगा उठी, एक्साइज ड्यूटी, राइट? एंड दूसरा है दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एक्टिविटी करते हो, इंपोर्टेशन या एक्सपोर्टेशन एक्टिविटी, तो डेफिनेटली लगता है क्या, कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, यस, ओके, परफेक्ट। अब मुद्दा ये है दोस्तों कि आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स का टाइप है। ठीक है, और ये जितने दूसरे भी क्या है टैक्सेस मैंने आपको यहाँ पे बताया भी, अब भी क्या अभी, राइट? ये सभी किसके टाइप है? दे आर ऑल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस माय डियर फ्रेंड्स समा गए, क्या बेटा? समा गए हैं, सबस्यूम हो गए हैं अंग्रेजी में इन जीएसटी, एक्सेप्ट अ सर्टेन पार्ट ऑफ कस्टम्स। ठीक है, परफेक्ट। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, बिकॉज एक छोटा सा पार्ट है कस्टम्स का जो अभी भी क्या है, जीएसटी के अंदर सबस्यूम नहीं हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। तो दोस्तों आज जीएसटी है, ओके, जो लागू हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017, और ये जो 1/7/2017 से जीएसटी लागू हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना इस डेट के बाद जितने भी टैक्सेस है, वैट, सीएसटी, एक्साइज, राइट, सर्विस टैक्स, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ एग्जिस्ट करता है क्या, जीएसटी। आपको ऑब्वियसली ओके पता होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुद्दा ये है कि भैया सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डीटी और आईडीटी में फ़र्क क्या है, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स
क्लासिक एग्जाम्पल उसका है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का क्लासिक एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड्स जीएसटी। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, ओके, टू जस्ट मेक इट वेरी सिंपल, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेवी। थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेवी एंड बोन। यस, ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी भी जीवन में जीएसटी पे किया है? राइट? क्या आंसर होगा आपका? अरे यस सर, डेफिनेटली। अभी बीच में जब मैं डेट पे गया था मेरी बंदी के साथ, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट वाले ने लगा दिया था जीएसटी। फिर उसके बाद बात आगे बढ़ी, तो हम लोग मूवी देखने गए पीवीआर में, मूवी ही देखने गए सर पीवीआर में, राइट? तो वहाँ पे भी पीवीआर ने लगा दिया जीएसटी। तो सर पे तो हम लोग डेली लाइफ में करते ही हैं। सर बकायदा आपने किया है, हमको आपने आपसे जब कोचिंग ली थी तब आपने क्या है, जीएसटी चार्ज किया है, तो वहाँ पे भी जीएसटी पे किया हम लोगों ने, राइट? यही नॉर्मली आंसर होगा आपका, राइट? बट दोस्तों ये एकदम गलत आंसर है, और याद रखना आज से आपकी लेमैन जर्नी होती है खत्म और एक प्रोफेशनल की जर्नी होती है शुरू। कभी भी ऐसा वाहियात आंसर मत देना बाय गॉड, राइट? बिकॉज आपने कभी जीएसटी पे किया ही नहीं है, आपने जीएसटी का सिर्फ बर्डन बोन किया है। आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, राइट? नॉट क्लियर तो लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है? सुनिए, जीएसटी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में लेवी जो है, राइट? लेवी का मतलब क्या? हु इज दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन दैट गवर्नमेंट विल कैच होल्ड ऑफ, ओके, जिसे गवर्नमेंट वसूल करेगा क्या? वो टैक्स। तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा माय डियर फ्रेंड्स, उस पर्सन को बोला जाएगा कि लेवी उस पे है। सर तो ये पता कैसे चलेगा कि लेवी किस पे है? तो सिंपल, ओके, कोई भी टैक्स लॉ आप उठा के देख लो, उसमें मेंशन होगा टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या? ये घटना आपने घटित की तो सिंपल सी बात है ये टैक्स आप पे लागू हो जाएगा, ओके। तो आपने, सिंपल सी बात है, कोई भी टैक्स लॉ के तहत मेंशन होगा उसका गुनाह, और वो गुनाह अगर आपने कमिट कर दिया तो उस गुनाह का जुर्माना आप ही को पे करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स में अगर आपने एक गुनाह किया है इनकम कमाने का, इन द प्रीवियस ईयर विच विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, तो फिर सिंपल सी बात है इनकम टैक्स आप ही पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वैट में वहां पे क्या था? टैक्सेबल इवेंट सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। अगर आपने ये गुनाह कर दिया है सेल करने का विद इन द स्टेट, मुंबई से पूना, तो फिर याद रखना जो सेलर है उसने किया है गुनाह, तो वही भरेगा जुर्माना टू द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ वैट, ठीक है? इसी तरह से जीएसटी में भी माय डियर फ्रेंड्स याद रखिए एक टैक्सेबल इवेंट मेंशन, और वो टैक्सेबल इवेंट का नाम है सप्लाई। सप्लाई ऑफ व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो अगर आपने गुनाह किया है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस करने का, तो सिंपल सी बात है आप गुनेगार हो, आप यानी कि सप्लायर गुनेगार है, और वो सप्लायर ही है जो उस गुनाह का जुर्माना पे करेगा टू गवर्नमेंट। तो आज गवर्नमेंट किसकी बोझी पकड़ेगा, किसका गला पकड़ेगा? सप्लायर का, बिकॉज सप्लायर ने गुनाह किया है ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस, ठीक है? यस। अब सप्लायर के पास ये ऑप्शन है इन इनडायरेक्ट टैक्स कि वो अपने जेब से दे दे पैसा गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर रिसिपेंट से वसूल करके ले ले, ओके। एंड सिंस ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कोई भी सप्लायर यही चाहेगा कि वो बर्डन शिफ्ट करे अपने रिसिपेंट पे, ठीक है? दैट्स इट। तो इसीलिए दोस्तों, अगर फॉर एग्जाम्पल सीन ऐसा है कि आज मैं अपनी ही बात करता हूं कि करण सर ने ओके कोचिंग सर्विस दी है अपने स्टूडेंट्स को, तो सप्लायर कौन है? तो प्रोफेसर केएस, ठीक है? अच्छा, हु इज बोनिंग द बर्डन ऑफ जीएसटी? तो बोला स्टूडेंट। यस यस फ्रेंड्स, ओके। तो स्टूडेंट विल बोन माय डियर फ्रेंड्स द बर्डन ऑफ जीएसटी, ठीक? दोस्तों आज इसका मतलब यही है कि आज सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट को टैक्स मैं दूंगा पर आपसे वसूल करके दूंगा, और इसी के लिए इसका नाम भी है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज इनडायरेक्टली इट इज द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस हु इज टैक्स्ड। समझा? इससे मुझे कहावत याद आती है हिंदी की, क्या बेटा? करे कोई और भरे कोई और। यस, यानी गुनाह किया है प्रोफेसर केएस ने ऑफ सप्लाइंग सर्विस,
पर उसका जुर्माना एट द एंड ऑफ द डे किसके जेब से कट रहा है? स्टूडेंट के जेब से। समझा? तो याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स में हमेशा किसका कटेगा? जेब कंज्यूमर का, क्योंकि कंज्यूमर के नाम में ही है क्या बेटा? कंज्यूमर। टैक्स के बोझ तले मार। आर यू गेटिंग इट? यस। ठीक है, ये चीज हो गया। परफेक्ट, डन। नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का क्लासिक एग्जांपल इनकम टैक्स। तो आज आप ही समझो इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोफेसर के एस का इनकम टैक्स अगर आपको जानना है, PNL जानना है, तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस ढूंढेंगे उसका, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है कोचिंग का, राइट। तो आज फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसकी कोचिंग फीस आ जाएगी, अमाउंट इन करोर्स, एग्जाम्पल है बेटा, ओके। दूसरा यहाँ पे एक्सपेंसेस, ठीक है, अमाउंट इन हंड्रेड्स ऑफ करोर्स, माँ कसम, ठीक है। तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है, मजाक कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल आता है, चलो यहाँ पे 1 करोड़ ले लिया, यहाँ पे लेट्स से 50 लाख ले लिया आपने, ओके। तो आज क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा 50 लाख, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है 10%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा इनकम टैक्स आपका, ठीक है। अब ये इनकम टैक्स कौन पे करेगा? प्रोफेसर केस। क्यों? क्योंकि केस ने ही क्या किया है बेटा? इनकम कमाने का गुनाह किया है इन द प्रीवियस ईयर विच विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। तो आज लेवी किस पे है? प्रोफेसर केएस पे। और बर्डन बोन भी कौन करेगा इसका? प्रोफेसर केएस। यस। अरे बेटा आज करण सर, ओके फॉर एग्जांपल चलो 5 लाख का क्या इनकम टैक्स है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल सर 50,000 बच्चों को पढ़ाते साल में, तो करण सर क्या ऐसा करेंगे कि हर बच्चे से 10-10 रुपया मांगेगी क्या इनकम टैक्स? अरे जरा 10 रुपया दे दो ना भाई, इनकम टैक्स चुकाना है मेरे को, राइट। ऐसा आप स्टूडेंट को बोल के तो देखो, माँ कसम, स्टूडेंट बोलेगा 10 रुपया क्या, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दूंगा माँ कसम। एक तो कोचिंग फीस लिया है, उस पर GST चार्ज किया है, अब इनकम टैक्स अलग से। अरे भाई क्या है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ओके, ये केस में बर्डन जो है, लेवी जो है, वो प्रोफेसर केएस पे आएगा, और बर्डन भी कौन बोन करेगा इसका? प्रोफेसर केएस। तो यहाँ पे डिड यू रियलाइज कि जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को टैक्स पे करनी है, उसी का जेब कट रहा है। तो यहाँ पे क्या मुहावरा यूज होगा? जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा वही भरेगा इनकम टैक्स। और इसीलिए इसका नाम भी है डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज डायरेक्टली वही पर्सन टैक्स है जिस पे लेवी है, उसी का जेब भी कट रहा है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली भले देखो लेवी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भले सप्लायर का हो, पर इनडायरेक्टली इट्स द कंज्यूमर ऑफ गुड्स और सर्विस who is taxed. Okay, I hope that makes a lot of sense, my dear friends, right? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन था, ओके। अच्छा, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसा केस होता है, क्विकली आंसर करो, राइट, कि प्रोफेसर केएस को, ओके, सर्विस टैक्स से जब ट्रांजिशन हो रहा था GST में, उनको ऐसा लगा कि भैया उनका सर्विस जो है एजुकेशन सर्विस में आएगा और वो एग्जेम्प्ट है, तो उन्होंने क्या है अपने रिसिपेंट से यानी अपने स्टूडेंट से टैक्स ही कलेक्ट नहीं किए, राइट। अब एक्चुअली लॉ जब पढ़ा तब पता चला नहीं यार, एक्चुअली ये तो पेएबल था, आपका सर्विस तो टैक्सेबल है, आपने समझा एग्जाम्प्ट है पर एक्चुअली वो टैक्सेबल है, ठीक है। अब निर्मला सीतारमन जी है, राइट, हमारी FM है, वो करण सर से टैक्स मांगती है कि नहीं यार आपको तो कुछ भी लग सकता है, पर एक्चुअली लॉ में क्या है, ये टैक्सेबल सप्लाई। तो क्या करण सर ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, हाँ नहीं भाई, मैंने है ना एक्चुअली कंज्यूमर से मेरे टैक्स कलेक्ट नहीं किया है, तो आई विल नॉट गिव यू, सॉरी प्लीज, आई विल नॉट गिव यू एनी टैक्स, सॉरी, ओके, आगे बढ़ो, मूव ऑन। बेटा मूव ऑन अगर बोलोगे ना, आपको मूव कर देंगे वो लोग यहाँ से पता नहीं कहाँ, समझा, सीधा जेल में जाओगे आप, फ्री फूड खाओगे आप, ठीक है। तो सब फालतू आंसर मत देना बेटा, याद रखना लेवी आप पे है, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कंज्यूमर से कलेक्ट करो कि ना करो, आपने गुनाह किया है अंडर GST लॉ तो आप ही फंसोगे, समझा। यस, तो आपको देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को क्या? टैक्स। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस। तो उसका मतलब ये नहीं कि ये केस में वो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा, क्योंकि सर इसमें लेवी भी मेरा है और बोन भी मेरा, नहीं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में यही डिफरेंस है कि इनडायरेक्ट टैक्स में ये फीचर है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो टू शिफ्ट दैट बर्डन,
अब वो डिस्क्रिप्शन आपका है कि आप करते हो कि नहीं करते हो, पर डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई फीचर ही नहीं है, जक मार के जिस पे लेवी है वो ही जेब कटवाएगा अपना, बस इतना क्लैरिटी रखना। इज दैट वेरी क्लियर? यस। Here you have that feature, here you don't have that feature. Here you exercise, it's a complete discretion on the supplier and not on anyone else. If he does it, good for him, उसका उतना कम जेब कटेगा, but if he doesn't, then उसी का जेब कटेगा। ठीक है? Yes. चलो, दैट्स इट, इतना ही बोलना था दोस्तों डायरेक्ट टैक्स वीजा भी इनडायरेक्ट टैक्स में। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इशारा किस बात की तरफ है। अब सीधा बात करते हैं इस बात की तरफ, ओके, कि आज हमारे लिए आज की तारीख में इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी। पर क्वेश्चन ये आता है कि वाई जीएसटी? ये जीएसटी आया ही क्यों यार? राइट, 1/7/2017 यानी अपने कितने साल बाद 1947 में आज़ादी मिली थी अपने को, और अभी रह के अभी आ रहा है जीएसटी। क्यों? ऐसा क्या ड्रॉबैक्स था प्रीवियस टैक्सेशन लॉ में, ये हमको जानना बहुत ही है क्या बेटा आवश्यक। ओके, तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले दोस्तों अंडरस्टैंड करते हैं प्रीवियस टैक्सेशन रेजिम, ठीक है, और उसमें क्या गलतियां रह गई थी। तो सबसे पहले दोस्तों फोकस करते हैं सेल्स टैक्स पे, ठीक है। तो सेल्स टैक्स में ओके टैक्सेबल इवेंट क्या था? सिंपल, सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। तो मैं हायरार्की बता देता हूँ, पहले सेल्स टैक्स था, उसके बाद उसमें बहुत सारी गलतियां थी, तो वैट आया, और वैट में भी थोड़ी बहुत गलतियां रह गई थी, इसीलिए जीएसटी। ये ट्रांजिशन है उसका, ठीक है, परफेक्ट। तो सबसे पहले जब सेल ऑफ गुड्स हो रहा था विद इन द स्टेट, तो सिंपल सी बात है, जो सेलर है उसको सेल्स टैक्स रिसिपेंट से कलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को दे देना होता था, एज सिंपल इज दैट। ओके, अब वो कैसे क्या है चार्ज होता था वो अंडरस्टैंड करते बाय अंडरस्टैंडिंग द सेल्स टैक्स रेजिम, ठीक है। अब ये सेल्स टैक्स रेजिम में माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, 3 जन होते थे, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर कंज्यूमर, ठीक है, डन। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट पे आता हूँ कि आज मैन्युफैक्चरर है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट कितना है? लेट्स से 1000, राइट। पर बेटा 1000 में तो बेचेगा नहीं, वरना कैसे ला के देगा अपनी बीवी को? कंगन नहीं ला के दे सकता, राइट। तो वो करेगा प्रॉफिट मार्जिन है लेट्स से 20%, ठीक है, तो 200। फिर आ जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस 1200। फिर आ जाएगा क्या? सेल्स टैक्स, लेट्स से अज्यूमिंग 10%, तो कितना आ जाएगा? 120। दैट अमाउंट्स टू 1320। अब ये 1320 क्या है? ये 1320 है कॉस्ट टू रिटेलर, सॉरी कॉस्ट टू होलसेलर, माय बैड, ठीक है, राइट। कॉस्ट टू होलसेलर है ये, सिंपल सी बात है। होलसेलर को अगर क्या है वो गुड्स चाहिए जो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करके बेचेगा, तो भैया ये पैसा उसे देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। तो होलसेलर विल गिव मैन्युफैक्चरर हाउ मच? 1320, ठीक है। मैन्युफैक्चरर 1320 में से 1200 अपने पास रखेगा बिकॉज वो सेलिंग प्राइस है, और 120 रुपया सेल्स टैक्स है, तो अपनी अमानत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की अमानत है, इसीलिए वही मैन्युफैक्चरर का लुट के स्टेट गवर्नमेंट को 120 दे देगा, एज सिंपल इज दैट, क्योंकि वो अपनी अमानत नहीं है भाई। अब इसका कॉस्ट क्या आ जाएगा? 1320, प्रॉफिट वही रखता हूँ 20%, ओके, क्या आ जाएगा? 264। तो सेलिंग प्राइस इसका आ गया 1584, इसका सेल्स टैक्स वही है 10%, तो 158, कीप द चेंज बेटा, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट टू रिटेलर आ जाएगा क्या? 1742, राइट। रिटेलर 1742 दे देगा, गॉट इट। और होलसेलर स्टेट गवर्नमेंट को इसमें से 158 दे देगा, ठीक है, परफेक्ट, क्योंकि वो सेल्स टैक्स अपनी अमानत नहीं है। कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा 1742 प्लस प्रॉफिट मार्जिन 20% ही रख रहा हूँ फॉर ईज ऑफ कंप्यूटेशन। सेलिंग प्राइस ओके आ जाएगा क्या यहाँ पे? 20, क्या है यार देख लेते भाई, एक सेकंड, ये 348 है, माई बैड, ठीक है।
तो ये 2090 ही आ रहा है ना, जस्ट अ सेकेंड। करेक्ट, 2090। ओके, सेल्स टैक्स आ जाएगा 209, एंड देयर माय डियर फ्रेंड्स कॉस्ट टू कंज्यूमर विल बी 2299। ठीक है, परफेक्ट। तो कंज्यूमर क्या है, 2299 दे देगा रिटेलर को, उसमें से 209 वो अपने 2090 अपने पास रखेगा, और 209 जो है रिटेलर दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, डन। तो अब सर इसमें सब सिंपल तो है, क्या दिक्कत है इसमें, लाइफ में क्या प्रॉब्लम आया सर? राइट, सब स्मूथली तो चल रहा है। ओके, एब्सोल्युटली सब स्मूथली चल रहा है, अनलेस एंड अनटिल यू लिटरली लुक फॉर सम डिटेल्स। 1320 अगर आप देखोगे ध्यान से, तो वहाँ पे क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स क्या है, ओके, वहाँ पे 120 छुपा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स। ओके, और वही क्या है आगे जाके प्रॉफिट में ऐड करके आपके सेलिंग प्राइस का कंपोनेंट बन जाता है, और उस पे वापस क्या है लग जाता है सेल्स टैक्स। तो लग गया टैक्स पे टैक्स। वही चीज़ अगर आप वापस देखोगे 1742 के अंदर, तो 158 है, और अगर आप ध्यान से देखोगे ओके, तो 120 भी है। ओके, क्योंकि वही कंप्यूटेशन आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो आज दोस्तों यहाँ पे नहीं थे 1742 में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 278 यानी ऑलमोस्ट 300 रुपया तो क्या टैक्स का ही है, जिस पे प्रॉफिट लग के वापस क्या है आपका सेलिंग प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस पे वापस टैक्स लगता है, तो वापस टैक्स पे टैक्स लग रहा है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। और कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण दोस्तों क्या है, टैक्स ऑन टैक्स लग जाता है, राइट। और इससे क्या है आपका जो कॉस्ट टू कंज्यूमर है वो क्लियरली बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाता है। इससे क्या हो रहा था कि अपने डोमेस्टिक गुड्स बहुत महंगे बिक रहे थे, ऑलमोस्ट अब समझो ना कि 2300 रुपीज़ पे बिक रहे थे, बिकॉज ऑफ द फ्लॉ इन द टैक्सेशन सिस्टम। और कंज्यूमर है ना सबसे इंटेलिजेंट बनता है, वो वहीं जाएगा जहाँ पे सबसे अच्छा माल सबसे सस्ते दाम में मिल रहा है, तो वो भाई इंपोर्ट करने लगा चाइना से, दुबई से, माँ कसम। क्योंकि वहाँ पे ओके, जब आप इंपोर्ट कर रहे थे तब तो कुछ वैट बीट लगता नहीं था, और इम्पोर्ट ड्यूटी भी इतना कम लगता था कि पता चला माँ कसम जो चीज़ यहाँ पे 2300 में मिल रही है वहाँ पे 2000 में मिल रही है, राइट। यस, तो आज लोग इंपोर्ट करना चालू कर दी, जिसकी वजह से क्या है फॉरेन गुड्स क्या है आना इंडिया में धपाधप शुरू हो गया। इससे क्या हुआ कि यहाँ के रिटेलर, यहाँ के होलसेलर, यहाँ के मैन्युफैक्चरर को डिमांड ही मिलना बंद हो गया, जिसके वजह से आर एंटायर चेन वॉज अबाउट टू कोलैप्स। क्योंकि अगर कंज्यूमर ही डिमांड नहीं कर रहा है यहाँ से गुड्स, तो फिर कहाँ से कुछ भी बनेगा, कहाँ से कोई कुछ भी बेचेगा, राइट। और ये व्हेन इट वाज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, ठीक है, ये लोगों ने पूरा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर ने बोला देखो भाई हमारी तो कोई गलती नहीं है, टैक्स के कारण क्या है गुड्स इतने महंगे हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट कुछ करो, गवर्नमेंट कुछ करो। और एक्चुअली तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे श्री मनमोहन सिंह जी, वेरी वाइज मैन, अमेजिंग इकोनॉमिस्ट, राइट। उन्होंने बहुत अमेजिंग सा क्या है फिर सजेशन लिया कि यस वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, और इसीलिए सेल्स टैक्स से फिर उन्होंने ट्रांजिशन किया किस पे, वैट पे। ठीक है, वैट का फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना टैक्स भरोगे, अरे जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना टैक्स भरोगे, ये सीन है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसा क्या डिफरेंट था जो ऊपर नहीं था दोस्त, यहाँ पे ना सेल्स पे टैक्स नहीं लग रहा था, यहाँ पे सिर्फ जो बंदे ने जितना भी वैल्यू एडिशन किया है अपने एंड पे, वो पूरे चेन के अंदर सिर्फ वो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। हाँ, तो उससे क्या, उससे ये कि आपका जो रिलेटिव कॉस्ट है कंज्यूमर का वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। सर मैं नहीं मानता, दिखाओ, तो चलो दिखाते हैं वर्किंग आपको, सुनो फटाफट से। ठीक है, वैट में माय डियर फ्रेंड्स कैसे चीज़ें पैन आउट हुई, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर,
रिटेलर और कंज्यूमर। ठीक है, लेट्स गो अहेड। सबसे पहला कॉस्ट लेते हैं। मैं वही कॉस्ट का बेस ले रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिया था, सो दैट यू कैन इजीली कंपेयर थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। ओके, फटाफट से कॉस्ट यहाँ पे 1000 रुपया। ऑब्वियसली फिर मैन्युफैक्चर की बीवी को क्या चाहिए, कंगन। 20% आ जाएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, 200। दैट विल टेंट अमाउंट टू अ सेलिंग प्राइस ऑफ 1200। दैट विल देन टेंट अमाउंट टू अ वैट ऑफ 10%, ये भी 10% ही ले रहा हूँ, 120। दैट विल फाइनली ब्रिंग इट टू 1320. Now understand, here the nomenclature that I'm using is price to wholesaler. Okay, क्या price to wholesaler, ऊपर क्या लिख रहा था मैं, cost to wholesaler. Now there is a hell lot of a difference. Why? Because understand, I will quote this price to wholesaler 1320. Okay, and understand my dear friends that wholesaler will have to pay me this price to purchase these goods from manufacturer, but this is not the cost of wholesaler, right? This is clearly not the cost of wholesaler. सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज अगर आज यहाँ पे ये कॉस्ट होलसेलर लिख देता है ना 1320, खत्म, गेम ही खत्म। फिर क्या फ़र्क रह जाएगा सेल्स टैक्स में और वैट में, बिकॉज सेल्स टैक्स में भी आप क्या कॉस्ट ले रहे थे 1320, यहाँ पे भी 1320 लेंगे, तो आपने सिर्फ नामकरण ही चेंज किया, अंदर का जो सिस्टम तो वही का वही है, माँ कसम। ठीक है, ये तो वही हुआ कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, राइट? तो मतलब क्या है, फिर करो ही मत चेंज, नॉनसेंस। तो ये चेंज करना बहुत ज़रूरी था। सर क्यों ज़रूरी था? बिकॉज अंडरस्टैंड, कैस्केडिंग हो क्यों रहा था, बिकॉज आपके कॉस्ट के बेस में ही क्या है, अडल्ट्रेशन था टैक्सेशन का। आपके कॉस्ट के बेस में ही क्या है, टैक्स छुपा हुआ था, इनपुट टैक्स छुपा हुआ था, जो आप परचेस करते वक्त क्या जेब से निकाल रहे थे। और अगर वो क्या है आपने उखाड़ के फेंक दिया, खत्म खत्म, कैस्केडिंग कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो आज यहां पे बहुत ज़रूरी था कि मैं 1320 ना लेकर प्राइस ले लूं 1200, राइट? यस, यानी मैंने ये वैट का कंपोनेंट लिया ही नहीं, मैंने सिर्फ यही लिया। सर क्यों? बिकॉज अगर वैट का कंपोनेंट ले लेता तो वही प्रॉफिट आगे ऐड होता, फिर सेलिंग प्राइस होता, फिर सेलिंग प्राइस पे वापस वैट होता, तो कैस्केडिंग शुरू हो जाता। तो क्लियरली उसी चीज़ को निकालने के लिए सर, पर यहाँ पे तो फिर होलसेलर क्वेश्चन करेगा आपको, राइट? कि मेरे जेब से तो गया 1320, और अब मैं जब मेरा कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, जो ऑब्वियसली आगे जाके मैं क्या है उसमें प्रॉफिट लगाऊंगा, सेलिंग प्राइस लगाऊंगा और कोट करूंगा मेरे कंज्यूमर को, मेरे कस्टमर को, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो आप तो मेरे को वसूल ही नहीं करने दे रहे हो, राइट? 120 रुपीज़ आप मुझे वसूल ही नहीं करने दे रहे हो फ्रॉम माई रिटेलर। मेरे जेब से गया है पर आप मुझे मेरे कस्टमर से वसूल नहीं करने दे रहे हो। अरे ऐसा क्यों? पागल हो क्या? मैं क्यों करूंगा ये घाटे का सौदा? नॉनसेंस। तो गवर्नमेंट ने बोला टेंशन घेऊ ना का, तेरे जेब से 120 गया है ना, मैं तुझे दे दूंगा। ऐसा गवर्नमेंट ने वादा किया किसको? होलसेलर। सही वक्त आने पर ये 120 रुपया मैं तुझे दे दूंगा। तो फिर होलसेलर ने बोला ठीक है, देख मेरे को क्या है कि मेरे जेब से गया 1320, तो 1200 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पर 120 भी मुझे लिखना था, पर वो अपने मना कर दिया। तो फिर आप अगर कंपनसेट कर रहे हो तो मैं आगे कॉस्ट शीट में ये अमाउंट से बढ़ता हूँ, वरना नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला यस, मैं वादा करता हूँ 120 रुपया मैं तुझे दे दूंगा, तू टेंशन मत ले। तो मैंने बोला डन, कॉस्ट अपन 1200 ले लेते, क्योंकि कॉस्ट 1200 जब तक नहीं लेंगे तब तक क्या कैस्केडिंग ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, यस। तो फिर प्रॉफिट, क्योंकि होलसेलर की भी व्यू को चाहिए कंगन, ओके, 20% आ जाएगा 240। नेक्स्ट इज सेल प्राइस एंड दैट इज 1440 रे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, वैट एट द रेट 10%, यानी कि 144। ओके, प्राइस टू रिटेलर 1584। ठीक है, करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्या आएगा, फटाफट से आ जाओ। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, रिटेलर के केस में क्या प्राइस क्या होगा उसका 1584, उसके जेब से तो 1584 ही जाएगा भाई, समझो आप। ओके, पर वो कॉस्ट अपना 1584 नहीं लेगा, बिकॉज वो 1584 के अंदर 144 वैट है, और वैट ले लिया तो कैस्केडिंग शुरू। तो कोई भी हालत में कॉस्ट में हम लोग ले ही नहीं सकते क्या, वैट का कंपोनेंट, और इसी हम लोग लेंगे 1440। प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों कितना, करेक्ट, 288, एंड देयर बाय
सेलिंग प्राइस माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली ओके, आप जानते ही इसको 1742, वैट आ जाएगा यहाँ पे 10%, ओके 17, आई एम सो सॉरी, 1728, my bad, okay 172, keep the change and price to consumer will be 1900, तो कंज्यूमर आपको दे देगा 1900 एंड यहाँ पे बात होगी ख़त्म, ठीक है, परफेक्ट। तो सबसे पहले ये देखो आप, ओके कि क्या यहाँ पे कैस्केडिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसीलिए बेटा डू यू रियलाइज कि यहाँ पे 2300 रुपये का प्राइस था और यहाँ पे सीधा हो गया 1900। डिड यू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट? यस, क्योंकि हम लोगों ने बेस ही कुछ अलग लिया है इस बार। क्यों बेस अलग लिया है? बिकॉज गवर्नमेंट ने साफ मना किया था किसको, होलसेलर को, रिटेलर को, तेरी जेब से जो भी टैक्स गया है वो प्लीज अपने कॉस्ट में मत लेना, वरना वापस वही चीज होगी रिपीट जो ऊपर की थी, और वो जो टैक्स है वो हम लोग तुझे देंगे। अब वो कैसे देंगे, कब देंगे, वो मैंने अब तक डिस्कस नहीं किया, पर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंक्लूड कर दिया कि कैस्केडिंग नहीं हो रहा है, कैस्केडिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए कॉस्ट टू कंज्यूमर भी सीधा क्या है 2300 से ड्रॉप होकर 1900 आ गया, विच इज अ ग्रेट थिंग, बिकॉज अब आपके मार्केट में कॉम्पिटिटिव गुड सेल हो रहे हैं। जो मैं इंपोर्ट कर रहा था 2000 का, वो डोमेस्टिक में भी अगर क्या है 1900 में ही मिल रहा है, तो मैं बाहर से माल मंगाऊंगा ही नहीं, मैं अपने डोमेस्टिक वाले क्या ही बंदे से ये खरीदूंगा, क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, राइट। यस, तो डिमांड वापस क्या है इंटरनेशनल से डोमेस्टिक मार्केट में शिफ्ट होगा। सर पर फिर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर ये गवर्नमेंट को कितना पैसा देंगे, चलो उसका कैलकुलेशन करते हैं अभी, राइट, कि कितना मैन्युफैक्चरर स्टेट गवर्नमेंट को देगा, कितना होलसेलर देगा और कितना रिटेलर देगा। लेट्स चेक दैट, ओके। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग वेरी सिंपल, ओके, एक सिंपल कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है कि भैया आपने जो भी सेल्स किया उस पर आपने कितना टैक्स चार्ज किया है, और इनपुट टैक्स का मतलब क्या है कि आप जब परचेज कर रहे थे तो आपके जेब से कितना गया है, ठीक है, डन। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स है 120, क्योंकि सिंपल सी बात है वो जब बेच रहा था तो 120 उसने चार्ज किया। आईटीसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास हमारा कोई डेटा है नहीं, तो वी विल अज्यूम कि उसका कोई इनपुट टैक्स था ही नहीं, ठीक है। तो 120 क्या है, उसने पे कर दिया एज वैट। अगर आप देखेंगे तो क्लियरली दोस्तों, मैंने आपको पहले स्लोगन क्या समझाया था, जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना वैट भरोगे। तो वैल्यू ऐड कितना किया मैन्युफैक्चरर ने पूरे प्रोडक्ट में, तो ये प्रोडक्ट पहले जीरो था। फॉर एग्जांपल हम लोग ये पेन बेच रहे, तो ये पेन अगर 1200 की है तो पहले ये जीरो थी, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, मैंने डाला होगा DM DL OH, राइट, वो आएगा कॉस्ट, फिर कॉस्ट से आएगा प्रॉफिट। तो आज पूरा 0 से 1200 का वैल्यूएडिशन तो मैंने ही किया है भाई, राइट। और जितना वैल्यू ऐड करोगे, तो 1200 को वैल्यू ऐड किया उतना वैट भरोगे, 1200 को 10% 120 भर दिया उतना वैट, सिंपल। अच्छा, क्या मैंने मेरी जेब से भरा है? नहीं, मैंने ये बकायदा चार्ज किया है मेरे कस्टमर को, होलसेलर को। मैंने 1200 नहीं, मैंने 1320 चार्ज किया है, तो आज भर दिया है मैंने, पर फाइनेंस किया है किससे? होलसेलर से, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हुआ क्या, होलसेलर के जेब से ओके जाते वक्त 120 निकल गया, ठीक, करेक्ट। तो वो ये याद रखेगा, माँ कसम मेरा जेब कटा है 120 से, और कॉस्ट मेरे को लिखवाया है गवर्नमेंट ने कितना 1200, तो 120 गवर्नमेंट मुझे चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला अरे हाँ, पर आगे प्रॉफिट तो ऐड कर, सेलिंग प्राइस तो बना, आगे बेच तो सही, राइट। तो जब बेचा तो पता चला कि आउटपुट टैक्स कितना चार्ज कर रहा है वो 144, करेक्ट। अब 144 में से ओके गवर्नमेंट ने बोला तू पूरा 144 मुझे मत दे, ऊपर क्या करता था तू, जितना कलेक्ट करता था उतना पे कर देता था, जितना कलेक्ट करता था उतना पे कर देता था, ठीक है। पर इस बार तू पूरा 144 मुझे मत देना, तू उतना ही दे जितना तूने वैल्यू ऐड किया है, राइट। तो आज कितना वैल्यू ऐड किया है, तो भैया एक होलसेलर या एक रिटेलर वो क्या है, किसकी जात है वो,
उसकी जाते बेटा ट्रेडर की, कम में खरीदेगा ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट ही ऐड कर सकता है। तो आज उसका प्रॉफिट है कितना 240, उसका 10% कितना 24, तो उसे कितना देना पड़ेगा मुझे 24। तो वो फिर 144 जो उसने कलेक्ट किया रिटेलर से अपने पास कितना रखेगा 120, और 120 को ही बोलेंगे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट, जिसका गवर्नमेंट ने वादा किया था। ओके, गवर्नमेंट ने बोला था ना तेरी जेब से गया है 120, अब तू जब आगे जाके किसी को चार्ज करेगा, ठीक है, तो उसमें से जो भी अमाउंट आएगा उसमें सबसे पहले 120 अपने पास रख और रिमेनिंग मुझे दे दे। तो डिड यू रियलाइज कि उसके जेब से गया था 120 पर उसके जेब में आ भी गया 120, तो फिटोस, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसीलिए अपने कॉस्ट में भी ये चीज़ को ऐड नहीं करता, क्योंकि जो जेब कटा है वही क्या है आगे जेब भर जाता है मेरा, समझा? यस। तो 144 में से मैंने अपने पास रखा है 120, गवर्नमेंट को दे दिया 24, विच इज एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ दैट आई शुड पे, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली अमाउंट द वैल्यू एडिशन आई हैव डन, जिसका 10% इज 24। रिटेलर का भी सेम, आउटपुट टैक्स कितना है 172, उसमें से अपने पास रखा कितना, डू यू रियलाइज कि 144 उसके जेब से गया था रिटेलर के, राइट, तो वो अपने पास 144 रखेगा और गवर्नमेंट को 28 देगा। और अगर आप देखोगे तो इसका प्रॉफिट कितना है 288, वही वैल्यू एडिशन है, उसका 10% कितना है 28, उतना ही वैट दिया है। डू यू गेट दैट? यस। और ये टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना आता है देखो, अरे आप ही देखो भाई, तो आ जाएगा 172। अच्छा, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आता है अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो ये अमाउंट कुछ आता है, ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 120 प्लस 158 प्लस 209 इज 487। 487 से तिजोरी सीधी खाली होकर 172 पे आती है। डू यू रियलाइज के कैस्केडिंग जब नहीं होता तब गवर्नमेंट का ही सबसे बड़ा घाटा होता है, और वही रिफ्लेक्ट करता है आपके प्राइस में कि गवर्नमेंट कम पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट को, इसीलिए प्राइस भी क्या है कम हो रहा है, क्योंकि किसी के जेब में कम जा रहा है तो किसी के जेब से कम कट भी रहा है। गॉट इट? यस। और अगर आप देखोगे तो ये ज़ीरो प्रोडक्ट ज़ीरो था और फाइनली वो बिका कितने में 1728 में। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ 1728 का। गॉट इट? और ये 1728 का वैल्यू एडिशन कैसे हुआ, तो भैया 1200 किया किसने, मैन्युफैक्चरर, 240 किया किसने, होलसेलर, और 288 किया किसने, रिटेलर। ठीक है, 120 24 28। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? यस। और जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया उसने उतना टैक्स भी पे किया। got it। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये चीज़ क्या है बहुत ज़रूरी है समझनी। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू नो व्हाट, कि ये सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। मैन्युफैक्चरर ने अपना 120 का वैट फाइनेंस किया होलसेलर से, होलसेलर ने अपना इनपुट टैक्स जो 120 था और अपना आउटपुट टैक्स, राइट, जो बेसिकली है अपना आउटपुट टैक्स नहीं बोलूँगा, माय बैड, ओके, जो अपना इनपुट टैक्स तो उसके जेब से गया था, राइट, और जो वैट उसे पे करना था गवर्नमेंट को 24 रुपये, तो 120 और 24 ये पूरा फाइनेंस उसने करवाया रिटेलर से। अच्छा, रिटेलर की जेब से कितना आ गया था 144, और उसका वैट कितना उसको पेबल था 28, तो 144 प्लस 28 ये पूरा उसने फाइनेंस करवाया किससे, कंज्यूमर से। तो मैन्युफैक्चरर ने फाइनेंस करवाया अपना होलसेलर से, होलसेलर ने रिटेलर ने कंज्यूमर से, और फाइनली कंज्यूमर के ही जेब से क्या है पूरा पैसा गया है, क्योंकि वो आगे बेच नहीं रहा, वो कंज्यूम कर रहा है। इसीलिए सब टैक्स का बोझ किसके सर पे आया, कंज्यूमर। और कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर टैक्स के बोझ तले मर, ये केस। तो इस तरह से दोस्तों क्या है पूरा टैक्सेशन सिस्टम डिज़ाइन हुआ वैल्यू एडिशन के बेसिस पे इन वैट, जहाँ पे मैं जितना वैल्यू ऐड करूँगा उतना ही टैक्स हो, ना कि सेल्स पे टैक्स। और कॉन्सेप्ट क्या आया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कि भैया जो भी आपने परचेस करते वक्त जेब से टैक्स भरा है, ठीक है, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मिल जाएगा यानी कि आप कल उठ के आउटपुट टैक्स जो चार्ज कर रहे हो
उसमें से वो इनपुट को माइनस करो, यानी अपने पास रखो, रिमेनिंग अमाउंट ही गवर्नमेंट को दो, क्योंकि वही रिमेनिंग अमाउंट वो अमाउंट है जो बेसिकली आपका वैट है। ठीक है, दैट्स इट। आई होप यू हैव गॉट दिस वेरी वेल माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज काफ़ी लोगों को इंटर में यहाँ पे ही दिक्कत आ जाता है, इन बड़े और बड़े ये, राइट। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर एंड आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ you know help you understand this entire concept in a way कि you have possibly never thought of this before, right? That's it, that was the only objective। ठीक है, चलो अब दोस्तों, ओके, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने इससे एक ही चीज़ कंक्लूड की, क्या कि भैया आज फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडर हो और अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, राइट, तो अगर आप परचेज करते हो गुड्स विद इन द स्टेट, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपये में सामने वाला लगा देगा वैट कितना, 10 रुपया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये 10 रुपया किसको जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, राइट, बिकॉज आप जिसको दोगे, ओके, वो पैसा आप किसी को दोगे ना 110 रुपया, वो अपने पास रखेगा, 110 रुपया दे देगा गवर्नमेंट को, कौन सी गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, राइट। और आप भी कहाँ पे रजिस्टर्ड हो, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो ऑब्वियसली आपको इस 10 रुपये का मिल जाएगा क्या, आईटीसी। तो आप जब अपना कॉस्ट शीट बनाओगे आप 100 रुपया ही लिखो, प्रॉफिट लेट्स से आपने ऐड किया 50 रुपया, 150 सेलिंग प्राइस, ठीक है। और आप जब क्या है सेल करोगे, ओके, लेट्स से आपने सेल किया विद इन द स्टेट, तो भैया सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस 150 प्लस वैट विल बी 15, ठीक है। ये भी किसको जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। तो आपको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को देना है 15, पर उससे लेना भी है कितना, 10। तो गवर्नमेंट बोलता है सिंपल सी बात रख, 15 में से अपने पास रख 10, मुझे दे दे 5, ठीक है। तो आज आउटपुट टैक्स यहाँ पे कितना होता है, 15, आईटीसी कितना होता है 10, 5 रुपया आपको पे करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू एडिशन भी कितना किया है 50 रुपये का, उसका 10% कितना होता है 5। डिड यू गेट इट, यस। तो इसमें बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब आप जिस स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, आपके जेब से जो पैसा गया है वो उसी स्टेट गवर्नमेंट के पास गया है, तो ही वो स्टेट गवर्नमेंट आपकी मदद कर पाएगी। कब, जब आप उसे पैसा देने जाओगे इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट टैक्स, ठीक है। क्योंकि अंडरस्टैंड करिए कि ये पैसा जो है, ओके, 15 रुपये, ये आपकी अमानत नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट की अमानत है, जो आपने कंज्यूमर से टैक्स के रूप में कलेक्ट किया वो आप थोड़ी लेके जाओगे, तो आप गवर्नमेंट को देने जाओ, तो गवर्नमेंट को जाओ 15 रुपये देने जाओगे तो गवर्नमेंट ही बोलेगा अरे पगले 15 मत दे रे बाबा, जितना वैल्यू एडिशन किया उतना ही दे, 5 रुपया ही दे, 10 रुपया अपने पास रख। और वो रख भी लेगा, क्यों, क्योंकि उसके जेब से गया था ना 10 रुपये, तो अब जेब में आ भी जाएगा 10 रुपये, तो 15 में से वो अपने पास रखेगा 10, गवर्नमेंट को देगा 5, तो जो जेब से गया है वो जेब में आ गया, तो वो अपना कॉस्ट सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स का अमाउंट ही लिखेगा, टैक्स का अमाउंट उसके अंदर नहीं जोड़ेगा, ठीक है, डन। तो एक सबसे बड़ा यहाँ पे कंक्लूजन क्या किया हम लोगों ने, जो हमको बहुत बहुत आगे जाके काम लगेगा, कि व्हेन इनपुट टैक्स इज डिपॉजिटेड विथ दैट गवर्नमेंट where you are already registered, then that government will give you ITC, ठीक है। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोगों ने किया है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या है वैट के
टैक्सेशन सिस्टम को जान लिया है, ठीक है। अब बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वैट में क्या गलती रह गई थी, सर्विस टैक्स में क्या गलती रह गई थी, एक्साइज में क्या गलती रह गई थी, जिसके कारण जीएसटी आना पड़ा। तो सेल्स टैक्स में कैस्केडिंग हो रहा था, इसकी वजह से वैट आया, पर अभी वैट में भी कोई गलती रह गई थी जिसके वजह से जीएसटी आया। वो जानने का क्या है, अब मौका और दस्तूर आ चुका है। ओके, तो अब सीन क्या हुआ, सीन हुआ ये कि यार जब वही ट्रेडर जो किसके साथ रजिस्टर्ड था, ही इज रजिस्टर्ड विथ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसने जब ओके परचेज किया, ओके, किससे परचेज किया, गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो हुआ क्या पता है, उसने आपको चार्ज किया 100 रुपया प्लस एक्साइज ड्यूटी लगा दिया 10 रुपये का, यार माँ कसम। अब आपको पता होगा दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, राइट, अगर आपको नहीं पता है तो, कि वैट स्टेट गवर्नमेंट को जाता था, सर्विस टैक्स सीजी को जाता था, और एक्साइज ड्यूटी भी सीजी को जाता था। बस इतना याद रखना। क्यों? क्योंकि सर्विस टैक्स और एक्साइज लिस्ट 1 में आते थे और वैट लिस्ट 2 में आता था, विच इज बेसिकली मैटर्स कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट, एंड लिस्ट 1 इज मैटर्स कंसर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल, यस। तो आज मैन्युफैक्चरर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, एक्साइज ड्यूटी इसने लगा दिया, राइट। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये 10 रुपया चला गया किसको, सीजी को, ओके। तो आपका बेसिकली जो ये इनपुट टैक्स है जो आपके जेब से गया, जो आपने परचेज करते वक्त क्या है इनकर किया, वो चला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आप रजिस्टर्ड हो किसके साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। तो हुआ क्या फाइनली, ओके, जब आप माल बेचने गए, ठीक है, तो हुआ ये माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप माल बेचने गए 165 में, और जब आपने लगाया तो आपने क्या लगाया होगा, वैट, बिकॉज आप तो ट्रेडर हो। तो आप जब सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट करोगे तो आप तो वही लेवी लगाओगे जो गवर्नमेंट आपको चार्ज करेगी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपके पीछे आएगा क्या कि वैट दे, वैट दे, तो आप क्या अपने कस्टमर को वैट ही चार्ज करोगे ना, राइट। तो उसने चार्ज कर दिया। आर यू गेटिंग इट? यस, ये सीन है। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि इसका जब कॉस्ट शीट बना होगा तब कॉस्ट क्या होगा इसका, बताओ, 100 रुपया होगा या 110 रुपया होगा, क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। तो आज दोस्तों इसके जेब से गया 110। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भैया ये 10 रुपया गया सीजी के पास और आप रजिस्टर्ड हो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो आज सिंपल सी बात है, राइट। ट्रेडर ने क्या बोला, देख 16.5 मैंने कस्टमर से लिया है, ओके, जो मुझे ऑब्वियसली देना है किसको, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वैट है तो वैट तो किसको दूंगा मैं, उसी गवर्नमेंट को दूंगा जिसके साथ मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये लो 16.5, ओके, और ऑब्वियसली 10 रुपया का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, तो भैया 10 रुपया मैं अपने पास रखूँगा और 6.5 आपको दे दूंगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला क्या है, अबे पूरा 16.5 देगा तू गाउठी, समझा, नॉनसेंस। तो गवर्नमेंट ने बोला क्यों भाई, क्यों पूरा तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सॉरी ये ट्रेडर ने बोला क्यों भाई, क्यों पूरा 16.5। तो गवर्नमेंट ने बोला अबे ये तूने मेरे पास जमा किया है क्या 10 रुपये है, अरे मेरे पास थोड़ी जमा किया तूने पैसा, तूने सीजी के पास किया है, और मैंने तेरे को पहले ही बोल के रखा था कि तू अगर मेरे साथ रजिस्टर्ड हो, तेरा इनपुट टैक्स मेरे जेब में आता तो मैं तेरे को क्या है एट द एंड ऑफ द डे दे दूंगा पैसा, और सिर्फ वैल्यू एडिशन भी टैक्स चार्ज करूँगा। पर ये तो तू जमा करके आया सीजी के पास, तू जा उसके पास मांगना भाई। तो मैं सीजी के पास गया, तो सीजी के पास गया तो सीजी ने बोला साले तू रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र के पास, यानी कल उठ के कोई भी आउटपुट टैक्स चार्ज होगा, राइट, तो कस्टमर से जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा तो मुझे थोड़ी देगा, तू तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को देगा, तो मैं तेरे को आईटीसी क्यों दूँ, पागल है क्या। तो आज सीजी एसजी दोनों ने मना कर दिया कि भैया नहीं मिलेगा क्या आईटीसी। और मैंने आपको पहले ही कंक्लूजन करवाया था कि अगर आप उस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो,
ओके, जहाँ पे आपकी जेब से पैसा गया है तो भैया आपको नहीं मिलेगा क्या, आईटीसी। और आईटीसी नहीं मिला तो सिंपल सी बात है, मुझे ये पैसा अभी कस्टमर से ही रिकवर करना पड़ेगा, बिकॉज ये 10 रुपया पहले जो गवर्नमेंट मुझे दिया करता था, अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया, सीजी ने और एसजी दोनों ने, तो फिर कस्टमर पे ही जाएगा ये, ठीक है। और फिर सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लेट से क्या है 50% है, 165 सेलिंग प्राइस है, तो फिर सिंपल सी बात है उस पर 10% 16.5 आएगा, तो सिंपल सी बात है आउटपुट टैक्स यहाँ पे आ जाएगा 16.5, आईटीसी होगा नील, तो भैया पूरा का पूरा 16.5 मुझे देना पड़ेगा एज वैट, ओके, विच इज पेएबल इन कैश। इज दैट वेरी क्लियर? यस। तो यहाँ पे हो गया सर, तो क्या, तो प्रॉब्लम क्या? अरे प्रॉब्लम है ना गाउठी, प्रॉब्लम है ये कि ये 110 क्या है, 110 के अंदर 10 रुपया क्या एक्साइज का है, डू यू रियलाइज दैट? और वही क्या है फाइनली ये सेलिंग प्राइस में आता है और उस पर लगता है वैट, तो डू यू रियलाइज यहाँ पे एक्चुअली लग गया है क्या, वैट ऑन एक्साइज ड्यूटी, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। वही सेम चीज़ क्या हुई, ओके, वही सेम चीज़ हुई माय डियर फ्रेंड्स सर्विस प्रोवाइडर के साथ, राइट, आई एम सो सॉरी, ट्रेडर के साथ, जब वो सर्विस ले रहा था सर्विस प्रोवाइडर से, तो उसने जब सर्विस ली, ठीक है, तो वो बंदे ने क्या कर दिया, सर्विस प्रोवाइडर ने ऑब्वियसली सर्विस चार्जेस लगा दिए 100 रुपया, प्लस सर्विस टैक्स लगा दिया कितना, ओके 10 रुपया। अब सिंपल सी बात है, ये तो रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ये 10 रुपया जाएगा किसको, सीजी को, क्योंकि ये पैसा जो आप सर्विस प्रोवाइडर को दोगे वो अपने पास थोड़ी रखेगा, वो तो दे देगा सीजी को। अगेन क्या होगा, आप किस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, महाराष्ट्र, पर जेब से पैसा कहाँ गया है, सीजी के पास, नहीं मिलेगा आपको इसका एटीसी, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 110, और ये 10 रुपया क्या है सर्विस टैक्स, और यही जाके फिर आप क्या है प्रॉफिट ऐड करोगे 55, सेलिंग प्राइस आएगा 165, फिर यहाँ पे 165 प्लस आप तो वैट ही लगाओगे 16.5, अगेन कैस्केडिंग, क्यों, बिकॉज इस बार लग रहा है वैट ऑन सर्विस टैक्स, अगेन टैक्स ऑन टैक्स, राइट। सेम चीज़ अगर आप देखोगे सर्विस प्रोवाइडर के नज़रिए से, ऊपर ट्रेडर के नज़रिए से देख रहे थे ना, अब सर्विस प्रोवाइडर के नज़रिए से देखो, ओके। तो चलो सर्विस प्रोवाइडर, चलो फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ लेता था या कोई सर्विस प्रोवाइडर से लेता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्यों, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, नहीं वो मेटेरियल स्टोन में आता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, क्यों, क्योंकि वो आगे जाके जो सर्विस टैक्स चार्ज करता है अपने कस्टमर को, देगा किसको, सीजी को, ठीक है, यस। तो आज सिंपल सी बात है कि मैं जिसके मुझे जो टैक्स देना है मैं उसी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होऊंगा, तो सर्विस प्रोवाइडर हमेशा किस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड था, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आज सिंपल सी बात है, सर्विस प्रोवाइडर मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर से गुड्स या सर्विस खरीदता तो क्या चार्ज होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपया, प्लस या तो एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता या तो सर्विस टैक्स 10 रुपये। अब ये दोनों ही लेवी किसको जाएगा, सीजी को, और आगे जाके जो भी सर्विस टैक्स लगने वाला है वो आपको देना किसको है, सीजी। तो जब देना और लेना एक ही गवर्नमेंट के साथ है, सिंपल सी बात है, आपको इसका मिल जाएगा क्या, आईटीसी, और कॉस्ट यहाँ पे होगा 110, नहीं मेरे भाई 100 रुपये, कैस्केडिंग नहीं होगा। बट सर्विस प्रोवाइडर, यही सर्विस प्रोवाइडर अगर कल उठ के ट्रेडर से गुड्स परचेज करता है विद इन द स्टेट, ठीक है, तो क्या होता, 100 रुपया चार्ज कर देता वो, तो गुड्स का अमाउंट प्लस वैट चार्ज कर देता 10 रुपया। अब ये 10 रुपया क्या है भाई, 10 रुपया है वैट जो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, पर सर्विस प्रोवाइडर तो आगे जाके सर्विस टैक्स चार्ज करेगा जो वो देता है सीजी को, और इसीलिए वो रजिस्टर्ड भी किसके साथ है, सीजी के साथ। तो रजिस्टर्ड है सीजी के साथ, पर जेब से जो पैसा गया है वो चला गया है किसको, एसजी को, नहीं मिलेगा आईटीसी।
कॉस्ट कितना हो जाएगा 110, 10 रुपया क्या है वैट, वही जाके फिर प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस में आएगा। और कल उठ के जब 165 चार्ज होगा प्लस 16.5 होगा तो डू रियलाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्विस टैक्स लग रहा है ऑन वैट। तो यहाँ पे भी दिक्कत है बॉस, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो सीजी के साथ, जेब से गया पैसा एसजी को। ट्रेडर के केस में आप रजिस्टर्ड हो एसजी के साथ, जेब से पैसा गया है सेंटर को। ठीक है, तो ट्रेडर को कब प्रॉब्लम आता था, जब वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता और सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेता, क्योंकि वहाँ पे उसका इनपुट टैक्स सीजी के पास जमा हो रहा था। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर के केस में क्या दिक्कत हो रहा था, जब जब वो ट्रेडर से गुड्स खरीदता विद इन द स्टेट, तो वो तो रजिस्टर्ड था सीजी के साथ, पर जेब से पैसा सीजी को जाता था नहीं, एसजी को जाता था, तो नहीं मिलता था आपको क्या आईटीसी। तो ये दिक्कत आती थी। और ओके, कहीं ना कहीं अभी भी हो रहा था क्या, कैस्केडिंग इफेक्ट। गॉट इट, यस। और ये सही नहीं था, समझा, यस। अब फाइनली हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरर का पर्सपेक्टिव, शायद कोई उम्मीद की किरण यहाँ मिल जाए। ठीक है, तो जब मैन्युफैक्चरर की बात करते थे, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ अलग देखने मिला, लेट्स सी क्या। पर उसके पहले मैं आपको ये कंक्लूड करवाना चाहूँगा कि भाई सुन, आज बात करते हैं टैक्सेबल इवेंट की और टैक्स की। तो अगर दोस्त सेल ऑफ गुड्स है विद इन द स्टेट, तो पहले क्या लग जाता था, वैट। अच्छा, प्रोविजन ऑफ सर्विस है तो क्या लग जाता था, सर्विस टैक्स। और अगर मैन्युफैक्चर है ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया तो क्या लग जाता था, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ये जाएगा स्टेट को, ये जाएगा सीजी को, ये भी जाएगा सीजी को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस। तो अगर आप ये गुना करते हो तो आपको ये टैक्स लग जाएगा, इतना क्लैरिटी रखनी। ठीक है, अब जब बात आती है दोस्तों मैन्युफैक्चरर की, ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें ये कि मेरे दोस्त आज ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, परफेक्ट, यस। क्वेश्चन ये आता है कि मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स बेचेगा, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 100 रुपये में बेचता है, तो वो कौन सा टैक्स लगाएगा, ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और दूसरी बात, वो किस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होगा। ओके, सिंपल सी बात। तो यहां पे मेरे दोस्त एक ही सीन है, और वो है ये कि देख, अगर गौर से देखेगा ना, यहाँ पे कई लोग बोलेंगे सर एक्साइज ड्यूटी लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, पर नहीं मेरे दोस्त, सुन, मैन्युफैक्चरर पहले मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और फिर बेचने का विद इन द स्टेट, राइट। तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, पहले आप क्या करोगे, पहले कौन सी एक्टिविटी करोगे, बनाना, और फिर कौन सी एक्टिविटी करोगे, बेचने। तो पहले आप बनाओगे और फिर आप बेचोगे, पहले बनाओगे फिर आप बेचोगे। आर यू गेटिंग इट, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, डन। तो बस इतना ही बोलना था माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आप बनाने के वजह से, मैन्युफैक्चरिंग करने के वजह से एक्साइज लगा दोगे, बिकॉज सीजी आपके पीछे पड़ेगा, बिकॉज आपने वो टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर कर दिया, राइट। और दूसरा क्या है, बेचने का एक्टिविटी, सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ेगा और आपसे मांगेगा वैट, तो आप अपने कस्टमर को वैट चार्ज करोगे। ठीक है, और इसीलिए आपको एक्साइज का भी भुगतान करना और वैट का भी भुगतान करना है, और इसीलिए आप सीजी के साथ भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। एमएसडी का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यस। तो फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे है 30 रुपया, वैट है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो ये दोनों आपको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, यस। अब क्वेश्चन क्या आता है,
क्वेश्चन आता है कि भैया ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए ये बंदा रॉ मटेरियल खरीदेगा और ये बंदा ओके लेबर भी यूज़ करेगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल आप समझो वो कोई और मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसका प्राइस है लेट्स से 30 रुपीज़ और वो चार्ज करेगा, अभी वो भी मैन्युफैक्चरर है तो वो भी चार्ज करेगा एक्साइज और वो भी चार्ज करेगा वैट, ठीक है। तो आज फॉर एग्जांपल वो एक्साइज 3 रुपया चार्ज करता है, राइट, सॉरी एक्साइज 5 रुपया चार्ज 10 रुपया चार्ज करता है, चलो, और वैट चार्ज करता है आपको 5 रुपया, ठीक है। रैंडम फिगर्स ले रहा हूँ एडहॉक। और लेबर है तो वो ऑब्वियसली सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो सर्विस चार्जेस वो ले रहा है फॉर एग्जांपल ओके लेट्स से 40 रुपीज़। तो सर्विस टैक्स वो लगाएगा कितना, 4 रुपया, ठीक है। परफेक्ट है मेरे बॉस, यस, ओके डन। ये इसको थोड़ा राउंड फिगर कर देते हैं, चलो, ओके डन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बंदा अपनी जब कॉस्ट शीट बनाएगा मैन्युफैक्चरर, तब रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट लेगा और ओके डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट क्या लेगा, ठीक है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। चलो बताओ, उसने डायरेक्ट मटेरियल में अपने जेब से इनकर किया 45 रुपीज़, यहाँ पे 55, तो यहाँ पे कितना अमाउंट लेगा, 45, 55 या फिर कोई और अमाउंट, ये आपको मुझे बताना। तो वीडियो स्टॉप कीजिए और मुझे अमाउंट बताइए। हाँ, सोचो 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 सोचो। यस, आई थिंक मैनी ऑफ देम हैव क्रैक्ड इट कि सर डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा 30 रुपया और डायरेक्ट लेबर 50। तो सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट 80, प्रॉफिट आपका है यहाँ पे 20 रुपया, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 100। और जिनको ये नहीं समझा कि 80 क्यों आया, क्यों मैंने 30 और 50 ही लिया है, सिंपल सी बात है, देख बेटा, आउटपुट टैक्स 30 रुपया किसको जाएगा, सीजी को, वैट किसको जाएगा, एमएसजी को। अच्छा, यहाँ पे जेब से गया है 10 रुपया सीजी को, ये जाएगा एमएसजी को, ये जाएगा सीजी को। तो डू यू रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स कि आउटपुट टैक्स मेरा जो है वो एक्साइज का भी निकलेगा और वैट का भी। एक्साइज का कितना है 30 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ वैट का, ठीक है। अच्छा, और मेरा आईटीसी जो है वो कितना है, तो एक्साइज 10 रुपया है और ये 5 रुपया। डू यू रियलाइज ये दोनों सीजी को जा रहा है और आपको सीजी को कुछ देना भी है, तो मुझे देना है सीजी को कितना 30, और एक्साइज और सर्विस टैक्स मिला के कितना हो रहा है बताओ। एक्साइज का कितना है 10 और इसका है 5, तो ये सीजी अलाउ करेगा बिकॉज 30 सीजी को ही देना है और 15 ऑलरेडी मैं सीजी को दे चुका हूं मेरे जेब से। 30 जो है सीजी को देना है क्योंकि कस्टमर से कलेक्ट किया है ना, पर गवर्नमेंट बोलता है, सीजी बोलता है नहीं अरे 30 रुपया मत दे क्योंकि तू ऑलरेडी मेरे को 15 दे चुका है जब तू परचेज कर रहा था सर्विस, जब तू परचेज कर रहा था गुड्स, तो मुझे सिर्फ दे दे कितना 15। तो 30 में से मैंने, डू यू रियलाइज, ये 30 में से मैंने अपने पास कितना रखा, मैंने अपने पास रखा 10, 5। ये कॉस्ट उड़ गया ना, क्योंकि ये तो मैंने अपने पास रख दिया किसी और का जेब काट के। ये 30 रुपया जो आ रहा है कस्टमर का जेब की काट के आ रहा है ना, तो मेरे लिए इन्फ्लो है और उस इन्फ्लो में से मैंने अपने पास रखा 10 और 5, वो कॉस्ट गायब हो गया, राइट। एंड दूसरा सिंपल सी बात है वैट है, तो वैट में 10 रुपया मुझे क्या कस्टमर की जेब से मिला है और अपने जेब से गया कितना है 5, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोला 5 अपने पास रख, मुझे 5 दे दे, तो 10 जो इनफ्लो है उसमें से मैंने कितना रखा अपने पास 5, गवर्नमेंट को दे दिया 5। तो डिड यू रियलाइज, ना ये 10 ना ये 5 ना ये 5 कोई भी क्या है कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा।
कोई भी क्या है कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो अमाउंट मैं ऑलरेडी रिकवर कर चुका हूँ। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? यस। ओके, आई होप दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, और इसीलिए मेरे दोस्त, ओके, सिंपल सी बात है, मेरा कॉस्ट 30 और 50 आएगा। 1 रुपये का एक्साइज या 1 रुपये का वैट या 1 रुपये का सर्विस टैक्स मैं मेरे कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्यों इस बार कॉस्ट में कोई भी टैक्स नहीं है? बिकॉज मैं हर वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हूँ जिसका टैक्स मेरे जेब से जा रहा है। तो मेरी जेब से जा रहा है वैट, यस। जो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, क्या मैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हूँ? यस। मेरे जेब से जा रहा है सर्विस टैक्स एक्साइज, जो जा रहा है किसको? सीजी को। क्या मैं सीजी के साथ रजिस्टर्ड हूँ? यस। हेंस प्रूव्ड अगेन कि मैं जिस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हूँ, मेरा इनपुट टैक्स अगर उसी गवर्नमेंट को जाता है तो मुझे मिल जाएगा क्या बेटा? आईटीसी। बेटा आईटीसी। और इसीलिए मेरे कॉस्ट में एक भी टैक्स नहीं है, और इसीलिए ये केस में कैस्केडिंग होगा ही नहीं। और इसी के कारण हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ये कंक्लूड किया कि हर बार जब कोई बंदा दोनों गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, सेंटर एंड स्टेट्स, बिकॉज अपना फेडरल स्ट्रक्चर है, अपना स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, राइट, तो कैस्केडिंग होता ही नहीं। और इसीलिए जब जीएसटी आ रहा था ना मेरे बंधु, गवर्नमेंट ने बोला भैया ये तो एक ही प्रिंसिपल पे चलेगा, और वो चलेगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुअल जीएसटी मॉडल, यानी कि वो सेंटर के साथ भी रजिस्टर्ड होगा और स्टेट के साथ भी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भैया कभी भी क्या है, सिंपल सी बात है, उसके कॉस्ट में कोई भी टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि सेंटर अपना एटीसी दे देगा और स्टेट अपना। ठीक है, और इसीलिए क्या है, जीएसटी में जब आया कौन? ट्रेडर, तो उसको बोला देख तू स्टेट के साथ तो रजिस्टर्ड था, पर अब सेंटर के साथ भी हो जा। सर्विस प्रोवाइडर को बोला देख तू सेंटर के साथ तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, पर अब स्टेट के साथ भी हो जा। और मैन्युफैक्चरर तू, अरे तूने ही तो मार्गदर्शन दिया है कि सेंटर और स्टेट दोनों के साथ जब रजिस्टर्ड होते हैं तो देयर इज नो कैस्केडिंग। तूने तो मार्गदर्शन दिया है भाई, तूने तो ये राह दिखाई, तो तू कुछ मत कर, तू जो है वो आगे बढ़ जा। बस मेन चेंज करना है सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर दोनों को, राइट। और इसीलिए अगर आप गौर से देखेंगे इस बार, ओके, दैट पोस्ट जीएसटी अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है, ट्रेडर से गुड्स खरीदना है तो ट्रेडर क्या चार्ज करेगा? सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी, लेट्स से 10 रुपया 10 रुपया। और कल उठ के सर्विस प्रोवाइडर अपने कस्टमर को क्या चार्ज करेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेट्स से 30 रुपीज 30 रुपीज। तो आज उसका दो लायबिलिटी आएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आउटपुट टैक्स 30-30, आईटीसी 10-10, पेबल 20-20। डू यू गेट दिस माय डियर फ्रेंड्स? डू यू गेट दिस? समझा आपको कि सिंस आप दोनों गवर्नमेंट के साथ क्या हो, रजिस्टर्ड हो, दोनों में मिल गया आईटीसी, और आपके जेब से ये दोनों टैक्स जो गए हैं आपको उनका पूरा पूरा क्रेडिट मिलता है, और कॉस्ट में आपका ये कभी भी आएगा ही नहीं। डिड यू गेट दैट माय डियर फ्रेंड्स? यस, आई होप दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी था आपको बताना कि डुअल जीएसटी मॉडल क्यों है, राइट। इसीलिए है क्योंकि कभी क्या है, अभी आपका कैस्केडिंग होगा ही नहीं, क्योंकि आप दोनों के साथ रजिस्टर्ड हो और जेब से दोनों को जा रहा है पैसा। ठीक है, डन। ओके, तो दिस वाज डीएसटी, डुअल जीएसटी मॉडल, राइट, जो बहुत ज़रूरी था आपको समझाना। एंड अब एक लास्ट पार्ट है कि भैया जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों है? ठीक है, क्यों ये प्रिंसिपल भी हम लोगों ने लिया, राइट, बिकॉज आपको आइडिया नहीं है, पहले ओके हम लोग फोकस करते थे किस पे? ओरिजिन बेस्ड टैक्स पे। पहले जो भी टैक्सेस हम लोग लाए वो सब ओरिजिन बेस्ड टैक्स थे, ठीक है।
सर अब पहले तो ये बताओ कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और ओरिजिन बेस्ड टैक्स में फ़र्क क्या है? ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द रियल डिफरेंस, गॉड डैम इट। ओके, द रियल डिफरेंस इज़ वेरी सिंपल। ओके, मैं बता देता हूँ। ओके, तो जीएसटी के पहले एक सिस्टम हुआ था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है, परफेक्ट है, यस। अब इसका क्या खासियत था? ओके, खासियत ये था कि इसका पावर टू लेवी और पावर टू कलेक्ट सॉरी, जो जनरली दोनों एक ही गवर्नमेंट के पास होता है, यहाँ पे अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल वैट के केस में पावर टू लेवी, ओके, वैट के केस में power to levy was with Maharashtra state government and power to collect was also with the state government, Maharashtra state government, right? तो मुंबई से पुणे बेच रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपने कलेक्ट किया, पे किया, राइट? तो आज ये लॉ भी महाराष्ट्र वैट लॉ जो है वो बनाएगा भी कौन? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, और फिर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की खाते में जाएगा, ठीक है। पावर टू लेवी यानी कि वो एक्ट कौन बनाएगा, और फाइनली उस एक्ट के तहत पैसा किसके जेब में जाएगा, ठीक। बट सीएसटी में ऐसा नहीं था। सीएसटी में पावर टू लेवी जो था वो पहले सीजी के पास था, और कलेक्ट भी पहले सीजी ही करता था, क्योंकि ये लिस्ट 1 का आइटम है। पर फिर सब स्टेट्स ने बहुत हुल्ला मचाया कि साले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है तू? अरे पता है तू देश चला रहा है भाई, समझ रहा, मैं आता है मुझे, पर तेरे पास कस्टम्स है, तेरे पास इनकम टैक्स है, तेरे पास सर्विस टैक्स है, तेरे पास सीएसटी है, और मेरे पास क्या है? माँ को छोड़ के क्या है मेरे पास? वैट। अरे वैट से घर चलाऊंगा क्या मेरा? देखा है यूपी, देखा है महाराष्ट्र, अरे ये एक एक कंट्री के बराबर है, माँ कसम। डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ यूपी? 22 करोड़। डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान? 19 करोड़। वी हैव अ कंट्री विद इन अ कंट्री। नॉनसेंस। तो भाई मेरा इससे नहीं चलने वाला है, मेरे को सीएसटी दे चल। तो फिर बहुत कंटम्पलेशन के बाद गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चलो, सीएसटी लॉ बनाया तो किसने है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको कुछ नहीं करते, पर पावर टू कलेक्ट हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राइट? किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। अब वापस एक दूसरा क्वेश्चन आया क्या? अगर आपको याद होगा सीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? तो बोला सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, राइट? यानी कि एक सेलर है और एक रिसिपेंट है, बायर है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है, ये है गुजरात, ठीक है। तो आज सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपया। सीएसटी कितना है? लेट्स से 10%, 10 रुपया, ठीक है। 110 सेलर ने चार्ज कर दिया है बायर को, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 10 रुपया किस गवर्नमेंट के पास जाएगा भाई? महाराष्ट्र या गुजरात? समझ में आ रहा है आपको? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। बोल दिया आपने कि एसटी विल गो टू स्टेट गवर्नमेंट, और विच? सेलर स्टेट और बायर स्टेट। तो गवर्नमेंट ने बोला सेलर स्टेट। क्यों? क्यों? बिकॉज सीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्स, यानी जहां पे वो मूवमेंट ऑफ गुड्स ओरिजिनेट होता है, राइट? तो महाराष्ट्र से गया है गुजरात, तो मूवमेंट कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? महाराष्ट्र में। तो फिर उसी स्टेट में वो टैक्स भी कलेक्ट होगा, और इसीलिए रिसिपेंट दे देगा इसको कितना? 110। ये अपने पास रखेगा 100, और 10 रुपया दे देगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि सेलर्स स्टेट गवर्नमेंट को। डू यू गेट दैट माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ये केस था, ठीक है। तो यहां पे सेलर स्टेट को गया पैसा, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्स। समझा? यस, ये सीन है। ओके, तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब पता चल गया कि जहां पे ओके मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ उसी गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। बट जीएसटी में भैया सीधा क्या है? 360 डिग्री चेंज मारा है भाई। सीधा
ओरिजिन बेस्ड टैक्स से वो लोग चले गए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बोला भैया महाराष्ट्र को पैसा नहीं जाएगा, जाएगा गुजरात को। अब ये 360 डिग्री चेंज क्यों किया उन्होंने, ओरिजिन बेस्ड टैक्स से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स पे आए क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिकॉज ये जान गए ना तो प्लेस ऑफ सप्लाई करके आगे चैप्टर है, मुझे आपको कुछ समझाने की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। 2-3 चीज़ बोलूँगा, खटाखटा आप ही सीधा प्लेस ऑफ सप्लाई निकालोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तो मैं इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सुनो। अब CST में प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा था, क्योंकि ये भी तो प्रीवियस टैक्सेशन लॉ और ये भी बाय द वे GST के अंदर सब्स्यूम हो चुका है। क्यों सब्स्यूम हुआ, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ थी, ड्रॉबैक्स थे, वो GST ने रेक्टिफाई की। कैसे, लेसे ओके आप समझो। फॉर एग्जाम्पल सेलर है, ओके, और ये बायर है, ठीक है। तो आज हो क्या रहा है, हो रहा है ये कि ये महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड है और ये गुजरात, ठीक है। तो मैं सेलर बायर भी छोड़ो, मैं एक्स और वाई पकड़ता हूँ, उसका रीज़न है मैं बताऊंगा आपको, ओके। और ऑब्वियसली एक सेलर है, वाई बायर है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन दैट, ठीक। सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये, प्लस महाराष्ट्र है, CST महाराष्ट्र टू गुजरात है 10 रुपये, 110, 110 दे देगा यहाँ पे 10 रुपया वो जमा कर देगा किसको, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। डज दैट मेक सेंस, यस सर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है मेरे दोस्त मेरे दोस्त, ओके, कि अगर ये बंदा आगे जाके बेचना चाहता हो, ठीक है, तो वो तो आउटपुट टैक्स लगा देगा, पर क्वेश्चन ये आता है कि उसके जेब से जो ये 10 रुपया गया है उसके बारे में कुछ कमेंट करते, चलो ठीक है। तो सबसे पहले वाई किस स्टेट के साथ रजिस्टर्ड है, गुजरात के साथ। कल उठ के अगर वो विद इन द स्टेट माल बेचता है तो क्या चार्ज करेगा, गुजरात वैट चार्ज करेगा, जो जाएगा किसको, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, राइट। अब डू यू रियलाइज वाई का पोजीशन क्या है, वाई का पोजीशन ये है कि वो तो गुजरात वैट चार्ज कर रहा है जो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, बट वो भाई ने परचेज किए है गुड्स आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। तो उसके जेब से गया है CST, ठीक है, कितना, लेट से 10 रुपया, और यहाँ पे लेट से उसने 20 रुपया चार्ज किया, चलो ठीक है। अब ये 10 रुपया गया किसको, ये गया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, और आप रजिस्टर्ड हो किसके साथ, आप गुजरात के साथ रजिस्टर्ड हो। क्या बोला, वही वापस वही प्रिंसिपल रिपीट होगा कि आप जिस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, जेब से पैसा क्या उस गवर्नमेंट को गया, नहीं, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को है, नहीं, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को किया। तो भैया इस 10 रुपये का आपको नहीं मिलेगा क्या, ITC, तो आपका कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110, उसी पे फिर आएगा आपका प्रॉफिट 50 रुपया, आएगा 150। तो आज वही 150 सेलिंग प्राइस है आपका, फिर वैट लगता है आपका लेट से 20 रुपया। तो डू यू रियलाइज वैट इस बार लग रहा है 150 पे, और 150 के अंदर 10 रुपया क्या है, CST, तो यहाँ पे एक्चुअली लग रहा है वैट ऑन CST। तो हर बार जब कोई भी ट्रेडर बाहर से माल खरीदता ना, ठीक है, कोई भी ट्रेडर अगर आउटसाइड द स्टेट से गुड्स परचेज करता तो लग जाता CST, और CST का कभी भी नहीं मिलता ITC। क्यों, क्योंकि वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं, सेलर के स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा हो, और आप तो बायर हो, समझो, और इसको कभी भी नहीं मिलता ITC CST, और वो हमेशा उसके कॉस्ट का पार्ट बनता, अगेन आगे जाके कैस्केडिंग होता। ये पसंद नहीं था गवर्नमेंट को, तो उन्होंने इसका खास ध्यान रखा, बोला कैसे, तो फिर कैसे अवॉइड करें इसको, कैसे कुछ ऐसा लॉ बनाए जहां पे जो बायर है, ओके, यानी मिस्टर वाई है, उसको मिल जाए ITC, कैसे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, एक काम करते, जब हम GST इंप्लीमेंट करेंगे ना,
राइट। और उसमें अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो इंटर स्टेट सप्लाई में मेरे बंधु क्या लगता है, आईजीएसटी। और आईजीएसटी आप बखूबी जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट, कि कैसे चार्ज होता है। वेरी सिंपल। आज अगर ये सप्लायर है, आज अगर ये रिसिपेंट है, ठीक है, होता क्या है कि भैया ये महाराष्ट्र में है, ये गुजरात में है, सेलिंग प्राइस है 100 रुपया, आईजीएसटी है 10% के हिसाब से, चलो 10 रुपया, 110। इसने जमा कर दिया 110, माने सप्लायर को दे दिया, सप्लायर ने अपने पास रखा 100, और ये 10 रुपया आईजीएसटी का दे दिया इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, 5 रुपया अपने पास रखेगा और 5 रुपया दे देगा गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को, बिकॉज इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो इसके जेब से पहले गुजरात के पास जमा नहीं होता था, महाराष्ट्र के पास होता था, बिकॉज मूवमेंट जहाँ से ओरिजिनेट होता था वहाँ टैक्स जमा होता था, तो वो पैसा अभी महाराष्ट्र के पास नहीं, गुजरात के पास ही जमा हो रहा है। और ये इसके लिए बहुत तसल्ली की बात थी, बिकॉज रिसिपेंट जिस स्टेट में रजिस्टर्ड था, अब टैक्स उसी के स्टेट में आके जमा हो रहा है, और इसीलिए इस रिसिपेंट को इस आईजीएसटी का मिल जाता आईटीसी। तो इस बार इंटरस्टेट परचेज के वक्त आईटीसी मिलेगा, यस, बिकॉज टैक्स आपका आप ही की गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है, ना कि उस गवर्नमेंट के पास जहां से माल बिक रहा था। तो महाराष्ट्र से सीधा गुजरात लेके सॉरी तो महाराष्ट्र से सीधा गुजरात लेके आ गए आप क्या, पूरा का पूरा रेवेन्यू। ये गेम था, ये मास्टर स्ट्रोक था। इसके वजह से क्या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हुआ है, सो दैट पैसा घूम फिर के रिसिपेंट के स्टेट में जमा हो जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, और जहाँ पे अगर वो रजिस्टर्ड है पैसा उसका इनपुट टैक्स का जो उसके जेब से गया अगर उसी के स्टेट में आके जमा हो जाता है तो उसको मिल जाएगा आईटीसी, भैया मिल जाएगा आईटीसी। और ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये पहले ही कंक्लूड कर दी थी कि आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हो, इनपुट टैक्स अगर आपके जेब आपके स्टेट में जमा हो गया तो आपको मिल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको आईटीसी रोकने से लेने से नहीं रोक सकती। और यही सीएसटी में प्रॉब्लम आ रहा था जो जीएसटी में आके सॉल्व हुआ, और यही रीजन था ओरिजिन बेस्ड टैक्स से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की तरफ बढ़ने का। समझे मेरे बंधु, ये रीजन था। ओके, तो बस यही चीज मुझे क्या है कंक्लूड करनी थी, तो मैंने कर दी है मेरे दोस्त। ठीक है, डन। तो दिस वाज द वेरी रीजन व्हाई जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, so that finally the amount gets deposited in the recipient state government। ठीक है, और इसीलिए आप जब प्लेस ऑफ सप्लाई भी देखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं वहाँ पे करवाऊंगा, राइट। तो वहाँ पे भी क्या है, मैं बस शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो सप्लाई जीएसटी की लॉ के तहत गुनाह है। प्लेस ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि वो जगह जिस जगह गुनाह हुआ है, और जिस जगह गुनाह हुआ है उसी स्टेट गवर्नमेंट को उस गुनाह का जुर्माना मिलेगा। तो अगर गुनाह हुआ है महाराष्ट्र में तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी मिलेगा। समझा? यस। और गवर्नमेंट ने मैक्सिमम जगह प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ रखा है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। हर बार जब आपका रिसिपेंट क्या है, रजिस्टर्ड होता है, बिकॉज रजिस्टर्ड बंदा ही लेता है आईटीसी, और आईटीसी लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनपुट टैक्स वहीं जमा हो जहाँ पे आपका रिसिपेंट रजिस्टर्ड है। ठीक है, यस। ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं प्लेस ऑफ सप्लाई में, बस आप ये कॉन्सेप्ट को क्या अच्छे से ध्यान रखना। सर क्या ये सब लिखना है, ये तेरे डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से इट इज़ गुड। तो तुझे लिखना है तो लिख, अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अगर मैं तेरी जगह होता तो लिख देता एक बार, क्योंकि एक बार आप लिख लेते हो ना तो एक आइडिया आ जाता है कि यस मैं समझ रहा हूँ कि सर क्या बोल रहे। ओके, दैट्स इट। ठीक है, और अगर आप डैम क्लियर हो तो फिर जाने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये चीज़ थी माय डियर फ्रेंड्स जो मुझे बहुत ज़रूरी थी बताने की। पहले तो जीएसटी क्यों आया,
वो डुअल जीएसटी मॉडल पे ही क्या है, क्यों टिका रहा, एंड क्यों डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। डन माय डियर फ्रेंड्स, डन। अब जीएसटी में भी है ना, बहुत ज़रूरी है उसका टाइप समझना कि डे टू डे लाइफ में कौन से टाइप के जीएसटी लगते हैं, ठीक है। तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दैट माय डियर फ्रेंड्स, राइट, बिकॉज ये भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एक है आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक है आपका इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में फ़र्क क्या है ये जानना है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक, ठीक है। तो आज फटाफट से क्या है दोस्तों, इंट्रा स्टेट सप्लाई समझ लेते। इंट्रा स्टेट सप्लाई में माय डियर फ्रेंड्स, जब आपका ओके सप्लाई हो रहा है, ये मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा लेमैन लैंग्वेज में बात करो। जब आपका सप्लाई है विद इन द सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, तो भैया हो जाएगा वो इंट्रा स्टेट सप्लाई। और सेम स्टेट है तो लग जाएगा CGST एंड उस स्टेट का SGST। तो महाराष्ट्र में है तो आपको महाराष्ट्र SGST बोलना है। बिल में तो SGST लिखा जाएगा पर आप बोलो महाराष्ट्र SGST, उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये आ जाएगा CGST एंड UTGST, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि CGST किसको जाएगा, CG को जाएगा, और महाराष्ट्र SGST किसको जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। अच्छा, CGST यहाँ पे किसको जाएगा, CG को जाएगा। UTGST भी किसको जाएगा, CG को ही जाएगा, बिकॉज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओके, UTGST लगता है एज पर UTGST एक्ट, और UTGST एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली पार्लियामेंट में पास हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बैठता है, ओके। अब यूनियन टेरिटरी का यूटी का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो टेरिटरी के आगे क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है कि ये टेरिटरी इज गवर्न बाय यूनियन गवर्नमेंट, यानी इसमें वर्चस्व किसका है, गवर्नेंस किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का, यानी मोदी जी का, सिंपल, ठीक है। और मोदी जी कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट ही पास करेगा इसको, ठीक, यस। तो जाएगा भी किसके पास, अभी गवर्नेंस अगर सीजी कर रहा है तो गवर्नेंस के लिए खर्चा भी क्या है, उनको मिलना चाहिए ना, तो वो है इन द फॉर्म ऑफ UTGST, ठीक है। ये बहुत सिंपल एस्पेक्ट था, आई होप आप समझ गए उसको, ठीक है, डन। इसका एक छोटा सा क्या है, मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स पहला केस है, सेलर महाराष्ट्र में है, ओके, रिसिपेंट पुणे में है, वो भी महाराष्ट्र में ही आता है। सेलिंग प्राइस उसने चार्ज किया है 1,18,000 GST है, CGST 9%, SGST 9%, 9,000 1,18,000। रिसिपेंट दे देगा सप्लायर को 1,18,000, सप्लायर अपने पास रखेगा 1,09,000, CG को दे देगा 9,000, SG को दे देगा। इस तरह से चार्ज होगा क्या, CGST एंड SGST। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर रहा हूँ मैं पहले से। और दूसरा है फॉर एग्जांपल UTGST, तो उसका एक एग्जांपल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज़ अ यूनियन टेरिटरी, और अगर आपने चंडीगढ़ के अंदर ही क्या है, गुड्स या सर्विस दिया है, तो फिर सिंपल सी बात है 1,00,000 चार्ज कर दिया, कंसिडरेशन CGST और UTGST, राइट। रिसिपेंट ये पैसा चुका देगा 1,28,000 सप्लायर को, सप्लायर अपने पास रखेगा 1,28,000 में से 14,000 भी CG को जाएगा, और ये 14,000 भी CG को जाएगा, बिकॉज बात हो रही है CGST एंड UTGST की। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, यस सर, ठीक है, डन। तो बस इतना ही बोलना चाहता था, तो बोल दिया मैंने, परफेक्ट, यस सर। पर ये तो बता दो कि CGST किसको एप्लीकेबल है, SGST किसको एप्लीकेबल है, UTGST किसको एप्लीकेबल है, राइट, और IGST किस केस में एप्लीकेबल। तो देख बेटा, जब भी ट्रांजैक्शन होता है स्टेट के अंदर, CGST SGST लगता है। CGST जाएगा CG को, SGST जाएगा स्टेट को। तो अगर आपने महाराष्ट्र के अंदर किया है तो ऑब्वियसली SGST लगेगा, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चला जाएगा। गुजरात के अंदर किया है तो गुजरात SGST लग जाएगा, तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हर स्टेट के अंदर अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो उस स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा उस SGST का जो सप्लायर ने रिसिपेंट को चार्ज किया, ठीक है। पर UTGST में आपको बहुत जानना जरूरी है कि कौन सी यूनियन टेरिटरीज है
जिस पे यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, राइट। तो बेटा सिंपल सी बात है। ओके, सबसे पहले है हम लोग बात करेंगे चंडीगढ़, दिला देकर चंडीगढ़ में, दिला देकर चंडीगढ़ में, राइट। तो आज ये बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट, कि चंडीगढ़ है, दूसरा है लक्षद्वीप जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था अभी बीच में, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली है लास्ट दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली। ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, पर अब इसको एक ही कर दिया इन्होंने, राइट, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, बिकॉज ये दोनों बहुत नज़दीक है भाई। कब दमन दीव छोड़ के आप दादरा नगर हवेली में क्या एंटर हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये गुजरात का, गुजराती लोग जो गुजरात में रहते हैं ना, उनको ये अड्डा है माँ कसम, ये दारू पीने यहीं जाते हैं, यहाँ पे अलाउड है, वहाँ तो ट्राई स्टेट है ना माँ कसम ये। तो ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो दीव दमन से दादरा नगर हवेली अगर आपने बेचा तो इंटर स्टेट नहीं, वो इंट्रा ही है भाई, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये याद रखना, ठीक है। तो आज ये हो गया पांचवा, 1 2 3 4 5, 5 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे यूटी जीएसटी लगता है। यानी कि अगर लद्दाख और लद्दाख के अंदर ही बेचा, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के अंदर ही बेचा, तो लग जाएगा सीजीएसटी यानी यूटी जीएसटी, ठीक है, जहाँ पे दोनों पैसा किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही। बट जब बात आती है दिल्ली, जेएनके एंड पुदुचेरी की, तो ये है वैसे यूनियन टेरिटरीज, बट इसको दर्जा जीएसटी में स्टेट का ही दिया गया है। क्यों, आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है पर दिल्ली का भी एक चीफ मिनिस्टर है। क्यों, क्योंकि ये तीनों को याद रखना पार्शियल स्टेटहुड भी दिया गया है, यानी पार्शियली ये यूनियन टेरिटरी की तरह बिहेव करता है और पार्शियली ये स्टेट गवर्नमेंट की तरह, ठीक है। और ये इसीलिए तीनों का चीफ मिनिस्टर है। जेएनके भी हमें इलेक्शंस हो रहे हैं, दिल्ली में तो आपको पता ही है आम आदमी पार्टी है, और पुदुचेरी मायने नहीं रखता है, ठीक है। चलो, तो अब दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि इनको स्टेट्स ही गिना गया है। तो अगर दिल्ली और दिल्ली के अंदर ही आपने कुछ बेचा है तो सीजीएसटी और दिल्ली एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एंड पुदुचेरी एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एंड जेएनके एसजीएसटी लगेगा अगर आपने ओके ये तीनों उसी टेरिटरी के अंदर माल बेचा है तो, ठीक है, जस्ट लाइक अदर 28 स्टेट्स। ओके डन। तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना, ये आधे लोगों को पता ही नहीं है सीए। ओके, आप इंटर में हो, फाइनल में हो, डजेंट मैटर, इनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए हो कि इशारा किस बात की तरफ है, ठीक है। डन धनाचन डन। ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स कि ये चीज़ का क्या है आप एक नोट ले ले एंड इस कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर दे, ठीक है। डन है दोस्तों। तो ये पार्ट था विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट सप्लाई। अब दोस्तों इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते हैं, तो अगर ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स, महाराष्ट्र गुजरात, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़ एंड अंडमान, एंड 1 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी लेने की, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, लेट्स से महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़, या महाराष्ट्र एंड लेट्स से लक्षद्वीप, तो फिर इंटर स्टेट बोला जाएगा और उसमें लग जाएगा आईजीएसटी, राइट। और आईजीएसटी कैसे फंक्शन करता है, सिंपल, ये सप्लायर है, ये रिसीपेंट है। पहला ट्रांजैक्शन या तो महाराष्ट्र गुजरात, चंडीगढ़ दमन, लक्षद्वीप एमपी, तीनों के बीच में अगर होता है कोई भी केस में, ओके, बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, 1 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी, तो याद रखना मेरे बंधु क्या, ओके, कि लग जाएगा आईजीएसटी। और आईजीएसटी और कुछ नहीं पर समेशन ऑफ सी प्लस एस सी है, समझा। तो सी और एस लगता तो क्या लगता है, 6%, 6%, आईजीएसटी में लग जाएगा पूरा 12%, क्योंकि एक ही टैक्स है, दो टैक्स तो लगा नहीं रहे, एक ही लगा रहे, तो उसका समेशन है, ठीक है। ओके, तो अब 12,000 लगा दिया, 1,12,000 लगा दिया, रिसीपेंट दे देगा 1,12,000 सप्लायर को, सप्लायर अपने पास रखेगा कितना, 1,12,000 पूरा दे देगा आईजीएसटी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आईजीएसटी एक्ट पास कहाँ हुआ है, पार्लियामेंट में, यस। तो ये टैक्स कलेक्ट करने का हक किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर क्या ये पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, नहीं, क्योंकि हम लोग डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो करते हैं,
यानी हमेशा टैक्स थोड़ा जाएगा सीजी को, ने थोड़ा जाएगा एसजी को, अरे थोड़ा जाएगा सीजी को और थोड़ा जाएगा एसजी को। समझा? यस। तो आज मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट, कि तो ये थोड़ा कौन से एसजी को जाएगा, तो भैया गुजरात, दमन या फिर एमपी, क्योंकि ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। समझा? यस। 6,000 वो अपने पास रखेगा, 6,000 दे देगा रिसिपेंट गवर्नमेंट को, ठीक है? यस, क्योंकि हमको रिसिपेंट को दिलवाना है क्या, आईटीसी। पर ये मैं नहीं देखूंगा, मेरा काम एज अ टैक्स पेयर क्या है, सीजी को जमा कर देना, फिर वो अपने एंड पे हैंडल करे, ठीक है? बस ये चीज़ आप याद रखना, ओके? ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कब लगेगा C+S, कब लगेगा C+U, कब लगेगा आई, ठीक है? दैट्स इट, ओके? और UT/GST एप्लीकेबल कौन से केस में होता है वो भी क्या है, प्लीज़ याद रखना, क्योंकि क्लियरली उसी से इन्फ्लुएंस होगा कि भैया इंटर होगा, इंट्रा होगा, C+S लगेगा, C+U लगेगा, व्हाटएवर द केस में भी, ठीक है? दैट्स इट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली क्या कर दिया है, पहले समझा कि टैक्स क्या है, फिर समझा DT vis-a-vis IDT क्या है, फिर समझा YGST। सो सॉरी गाइस, ओके? उसके लिए पूरा प्रीवियस टैक्सेशन रेजिम समझा, उसमें क्या ड्रॉबैक्स है वो समझे, फिर डुअल GST मॉडल क्यों आया वो समझा, फिर GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है वो समझा, और फिर क्या समझा मेरे दोस्त बताओ? ये समझा कि भैया कब लगेगा C+S, कब लगेगा C+U और कब लगेगा आई, ये केस, ठीक है? तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन, और आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हम लोग अब क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिक्स देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी पे पूरा ढांचा बनेगा और आगे इसी प्रिंसिपल्स को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? दैट्स इट दोस्तों। अब इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है अपना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो हम लेंगे सीधा चार्जिंग सेक्शन, बिकॉज चार्जिंग सेक्शन इज़ द सोल ऑफ एनी एक्ट, ओके? तो वो समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि एट द एंड ऑफ द डे किस पे चार्ज है टू पे द टैक्स, राइट? क्योंकि अगर आप चार्जिंग सेक्शन से बाहर चले जाते हो तो भैया आप एक्ट का पार्ट हो ही नहीं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो वील अंडरस्टैंड चार्जिंग सेक्शन, ओके, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड टैक्सेबल इवेंट, दैट इज सप्लाई, ओके? डन। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे लेक्चर में, जहाँ पे सीखेंगे चार्जिंग सेक्शन।